हेलो यू। ये वीडियो थोड़ा सा कड़वा होगा, तो मैं चाहूंगा जिसका दिमाग इन डेप्थ और लॉन्ग टर्म विजन के बारे में नहीं सोचता या उतना मैच्योर नहीं हुआ है, तो आप अभी ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हो चुका है, तो बता दूं, कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहां मैंने बोला था तुम सवाल पूछो और मैं जवाब दूंगा। और इसमें ऐसे कुछ सवाल थे जो थोड़े से उसका जवाब देना तुम्हें अंदर से निचोड़ सकता है। तो अपने दम पर ही ये वीडियो कंटिन्यू करना। हाँ, तो अपन वार्म अप से शुरू करेंगे पहले और फिर धीरे धीरे डीप क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो वार्म अप के लिए नहाते भी हो क्या? बिल्कुल। कौन से कलर की पहनते हो? रेड, ब्लू, ग्रीन। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? मेसी और रोनाल्डो, एम्बापे। आपका वेट कम क्यों नहीं हो रहा? ये मेरे बचपन की इमेज है। ये जब मेरा ईगो हर्ट हो गया था उसके बाद की इमेज है, और ये अभी की इमेज है। और अकॉर्डिंग टू BMI मेरा कुछ इतना निकलता है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई क्लास 10th और 12th का रिजल्ट क्या आया? भाई 10th का मत पूछो, बहुत खराब आया था, लेकिन 12th का मैं बता सकता हूँ। 88 CGPA। Why do you look and talk like one of my uncles? Because I give you philosophical lessons also, and people are not ready for that. Who are you? मेरा नाम है हिमांशु गंडोत्रा। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी इस चैनल की बिजी फंडा नाम से 2020 में, यानी लॉकडाउन में। ये मेरा इनफैक्ट फर्स्ट वीडियो था PPT के साथ। विजन तो मेरा बहुत हाई था, लेकिन विजन के साथ मेरा लैपटॉप वो मैच नहीं कर रहा था। तो फिर कुछ महीने पहले मैंने अपना नाम भी चेंज कर दिया, और बहुत लोगों ने सवाल पूछा कि यार आपने अपना नाम क्यों बदल दिया। वो आगे हम क्वेश्चन आएगा उसका। हाँ, ये चैनल शुरू करने से पहले मैंने 2014 में एक चैनल शुरू किया था। थोड़ा एम्बैरेसिंग चैनल था, इसलिए मैंने वो डिलीट कर दिया। आपको कोई वीडियो ही नहीं दिखेगी उसकी। बेसिकली वो टेक कम साइंस कम एस्ट्रोलॉजिकल कम फनी कम कॉमेडी, ये पूरा मिक्स चैनल था वो। लेकिन उसकी मेन जॉनर था वो टेक ही था। इसके अलावा मुझे स्पोर्ट बहुत पसंद है, क्यूरियस बंदा हूँ मैं। हर सवाल में चीजें ढूंढने का मुझे शौक है, या यूं कहो कि कीड़ा है। तो ये हूँ भाई मैं। अब जंप करते हैं अगले लेवल पे। YouTube के पहले की लाइफ आप शेयर करो, स्ट्रगल्स, फैमिली, बिफोर एंड आफ्टर, वो कैसा रहा। तो 2014 में हमारा ऐसा कुछ घर था, बहुत ही प्यारा घर था यार। जो छत थी वहां पर मैं खूब खेलता था। लेकिन वहां से मेरा जो इंटरेस्ट था सबसे पहले YouTube पे आना शुरू हुआ। हाँ, वही टिपिकल फोमो वाली हरकतें कि यहाँ पर पैसा बहुत मिल रहा है, लोगों को बहुत चीजें दिखा रहे हैं ये लोग, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, वही चीज़ थी। हाँ, उस वक्त मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं थे जो शायद आज हैं, और इसीलिए वो चैनल बहुत ही एम्बैरेसिंग भी था। मैं जो मन में आता था वो बनाता था, लेकिन नाम मैंने टेक चैनल के ऊपर रखा हुआ था। फिर स्टडीज़ में लग गए हम, हमारा घर बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। फिर 2020 में जब नए घर में हम शिफ्ट हुए, तब मैंने सोचा कि यार मुझे फिर से यूट्यूब शुरू करना चाहिए। और जब लॉकडाउन लगा था तब थोड़ा फैमिली सिचुएशन थोड़ा सा डाउन थी, तो मुझे लगा कि यार अब सही समय है कि शायद फिर से हमें जाना चाहिए यूट्यूब के ऊपर। क्योंकि अब तक ये जो 6 साल बीते थे 2014 से 2020 के बीच में, तब तक मैं डिजिटल मार्केटिंग के कुछ ज्ञान ले चुका था। SEO कैसे काम करता है, फलाना ढिमकाना, ये गूगल का सर्टिफिकेट जो अब पता नहीं काम का है कि नहीं, लेकिन ये मैंने किया था ताकि मैं समझ पाऊँ कि यूट्यूब एक्चुअली में कैसे इसका SEO काम करता है। तब मुझे ये लगता था कि YouTube भी SEO का खेल होगा। फिर मैंने स्थापना कर दी बिजी फंडा नाम के चैनल की, और उसका मोटिव ये था कि मैं बिजनेस की बातें बताऊं, क्योंकि उस टाइम पे मुझे स्टॉक मार्केट और ये एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड बहुत ज्यादा फैसिनेशन हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं बिजनेस की बातें बताऊंगा, लेकिन थोड़े मजेदार अंदाज में। तो फेसलेस चैनल से मैंने शुरू किया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास ना कैमरा था ना कुछ ऐसा फोन बढ़िया सा। मैंने कहा चलो चालू करते हैं, कम से कम माइक तो था ही मेरे पास, क्योंकि 2014 में जब मैंने चैनल बनाया था तो माइक मैंने लिया था, वो था बोया का M1 माइक। माइक चेक हेलो 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 नमस्कार। इसके अलावा मैं खुद इंट्रोवर्ट था और क्लास में अबव एवरेज के आसपास का बच्चा था, और बड़ा ही शांत बच्चा था, क्योंकि उसका एक रीजन बॉडी शेमिंग भी था। और ये मैं वीडियो में सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बॉडी शेमिंग का रहा है, और जिसने मुझे अंदर से मजबूत भी किया है। तो मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, लगता था कि साला मैं इससे कुछ बात करूंगा ये पलट के मेरे को बस एक ही जवाब देना है इसको, तो फिर मैं बात ही नहीं करता था ज़्यादा लोगों से। अपने में मस्त बच्चा, चीज़ों को बस ऑब्जर्व करने का मुझे शौक था, बस देखता रहता था उन्हें। हाँ, पर मुझे छुपा रुस्तम वाली जो वाइब्स है ना, वो बहुत पसंद है। लोग सोचते थे क्या ही कर लेगा ये मोटा, और सारी चीज़ें, चाहे वो आर्ट हो, स्पोर्ट्स हो, एक्ट हो, मैं उन्हें चमका देता था। और आज भी मुझे अच्छा लगता है कि यार अपने टैलेंट को ना छुपा के रखो यार, कभी जरूरत पड़ जाए, और तब लोगों को जब एक्सपेक्टेशन नहीं होती तब उन्हें वो बात पता चल जाए ना,
तो वो जो फीलिंग होती है वो तुम करोड़ों रुपए देकर भी नहीं ले सकते। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जो किक मिलती है ना वो होती है एक असली किक। तो अंडररेटेड रहना मेरे नेचर में है और बेवकूफ़ दिखना वो मेरी आदत है। और यही शायद मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजंस में से एक मैंने लिया, क्योंकि वो जो सामने रिएक्शन जब मिलता है उसका वर्थ करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा होता है। इसलिए हर जॉनर की थोड़ी थोड़ी मैं नॉलेज रखता रहता था कि यार कब ज़रूरत पड़ जाए हमें नहीं पता। और अकेला आदमी कुछ तो करेगा ही। ऐसा कोई खास दोस्त मेरा था नहीं। हाँ, दोस्त थे, ऐसा नहीं है कि दोस्त बिल्कुल नहीं थे, और आज भी है। पर वो ट्रिप्स लगाना, वो गेड़ियाँ लगाना, वो मस्ती करना, वो चीज़ों के साथ निकलना और भूल जाना सारी दुनिया को, वो शायद वो वाला जो फ्रेंड सर्कल था वो मेरा कभी बना ही नहीं। और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि मैं ही इंटरेस्टेड नहीं रहता था इन सब चीज़ों में। तो ज़्यादातर अर्ली लाइफ मेरी बोरिंग ही है। थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था तो अकेले ही रहता था। इसकी वजह से मैं हर वो चीज़ इनेक्ट करता था जो मुझे लगता था कि यार ये मुझे बनना है, वो इमेजिन करता था और खुद से ही बातें करता था। तो अकेले, लोनली, इंट्रोवर्ट नेचर तरीके से देखा जाए तो बेनिफिट देता है, अगर एक्सेसिव नहीं है, क्योंकि फिर अलग अलग टॉपिक्स की नॉलेज इकट्ठा करना आसान हो गया। क्योंकि मेरा ज़्यादातर ध्यान जो था वो बाहर रहता नहीं था, घर पे ही मैं रहता था। आज भी मैं घर पे रहता हूँ, ज़्यादातर बाहर जाता भी नहीं। तो फिर क्या करूँगा, यही चीज़ें ढूंढना चालू करूँ। खैर, ये बात हो गई जो अब तक मेरी लाइफ जर्नी रही है। और अगर बाकी आगे चीज़ें बताऊँगा ना तो तुम रो दोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो सही समय आने के बाद ही मैं बताऊँ। तो अभी इतने से संतुष्ट रहो। व्हाट्स योर एजुकेशन बैकग्राउंड? अब क्या कर रहे हो एजुकेशन में, मास्टर या कुछ और? यार मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है, मैं कंप्यूटर साइंस मैंने किया था, BCom कंप्यूटर साइंस उसे नाम दिया गया था कॉलेज की तरफ से। हाँ, जब मैं ये YouTube चैनल चला रहा था 2020-21 में, तब मेरा इंटरेस्ट डेटा साइंस में भी था, तो मैंने उसके कुछ कोर्सेज किए थे, लेकिन वो बीच में मैंने छोड़ दिया, क्योंकि एक जगह ध्यान लगाना सबसे सही मुद्दा लगा मुझे उस वक्त। तो अभी कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा मेरा वगैरह है नहीं, लेकिन हाँ, चीज़ें जो सीखने की होती हैं, किसी से भी सीखने की होती है, उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। इस चैनल के अलावा आपके कितने चैनल्स थे, पहले कितने चैनल्स आपने बनाए, वही मैंने बता दिया आपको। एक चैनल था, बनाया था। इनफैक्ट मेरे पास एक पर्सनल चैनल भी है, प्लीज जाके उसे सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि उसमें कुछ डलने नहीं वाला है इतनी जल्दी। वो ये वाला चैनल था, यहाँ पर मैंने 2-3 वीडियोस डाली, अपने 12th का प्रोजेक्ट मैंने डाला हुआ था इसमें। वहां से आपको पता चलेगा कि मार्केटिंग में मैं कितना जीनियस था तब, स्कूल के लेवल पे। YouTube करते हुए असल में कितने साल हो गए आपको? 1000 सब्सक्राइबर्स आपके कब हुए थे? और बीच में कैसे आपने संभाला? क्योंकि बहुत से मुझे कमेंट सुनने को मिलते हैं कि आप बहुत अंडररेटेड है। लेकिन मैं तुम्हें अब असलियत बताता हूँ। जब मैं YouTube स्टार्ट करने आया था तब चीज़ें बहुत अलग थी, ना शॉर्ट्स था ना कुछ था। हाँ, शॉर्ट्स उसके 1 साल बाद आ चुका था। तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि YouTube पे एक्चुअली में चीज़ें कैसे काम करती हैं। लोग बता तो देते हैं कि आपको ये टिप्स दे दी, आपको ये ट्रिक्स दे दी कि कीवर्ड लगा लो, ये लगा लो, वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं, वो ठीक है, सही है। लेकिन एंड ऑफ द डे वो मुझे बहुत बाद में पता चला कि YouTube इसका खेल ही नहीं है, वो सिर्फ ह्यूमंस का खेल है जो क्लिक्स और रिटेंशन दें। तो मुझे अप्रोक्सीमेटली अब 6.5 साल 7 साल के आसपास होने वाले हैं, और जो मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स थे उसकी जर्नी बहुत मजेदार थी। मेरे जो 100 सब्सक्राइबर्स थे, पहले 100 सब्सक्राइबर्स 6 महीने में हुए थे। आपने बिल्कुल सही सुना, इस चैनल पे 6 महीने में 100 सब्सक्राइबर्स हुए थे, क्योंकि मैंने ना किसी अपने दोस्त को बताया, ना मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स को बताया, सिर्फ मैं और मेरे पेरेंट्स को पता था कि यार ये चीज़ मैं कर रहा हूँ और वो ऐसे हो रही है। ना मैंने उसे कहीं शेयर किया। पूरे जो 100 सब्सक्राइबर्स थे वो एक जेन्युइन ऑर्गेनिक था, मतलब जिसको वो कंटेंट पसंद आया उसी ने वो सब्सक्राइब किया। मैंने बिल्कुल भी शेयर नहीं किया, इसलिए हो सकता है शायद 6 महीने लग गए। हाँ, फिर अगले 6 महीनों में मेरे 1000 हो गए थे। तो ऐसे 12 महीनों में मैं मोनेटाइज हुआ था, 12 महीनों में। फिर अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, किस एज में आपने एडिटिंग स्टार्ट किया? पेरेंट्स सपोर्टिव थे कि नहीं? पेरेंट्स यार अनडाउटेडली उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। हाँ, वो फाइनेंशियली शायद वो उतना ज़्यादा केपेबल नहीं थे मुझे वो चीज़ें करने में, लेकिन जो सपोर्ट वो देना चाहिए था उनको, वो उन्होंने हर चीज़ निभाई। हाँ, बाकी आपकी मेहनत है, आप चीज़ें बिल्ड करो। उन्होंने बस सपोर्ट किया कि आप भले ही कुछ ना करो, लेकिन एटलीस्ट आप ये अपना पैशन फॉलो करो, उसकी कोई मनाही नहीं। और किस एज से मैंने एडिटिंग स्टार्ट करी? तो भाई मैंने पहली वीडियो से ही एडिट करना शुरू किया था। हाँ, उस वक्त मुझे कुछ नहीं आता था, मैं PPT उस पर वीडियोस बना रहा था। फिर मुझे पता चला कि फिल्मोरा नाम के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, अडोबे नाम के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अडोबे पे मैं गया
तो उनकी प्राइसिंग देख के पहले तो चक्कर आ गया मैंने कहा चलो हटाओ इसको। उस वक्त फिल्मोरा फ्री था या मिनिमम प्राइस पे था, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं थी, वो 250-300 रुपए के महीने के आसपास था फिल्मोरा तब। और अभी भी मैं फिल्मोरा पे ही एडिट करता हूँ। फर्क इतना आ चुका है कि मैं डिजाइन लैंग्वेज और डिजाइन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं उनको अच्छे से समझ चुका हूँ। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं एडिटिंग मतलब टाइमलाइंस और वीडियोस का खेल है। नहीं, एडिटिंग डिजाइन का भी खेल है। अगर आपके डिजाइन प्रिंसिपल्स मजबूत हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं, थर्ड ऑफ रूल्स कैसे काम करता है, या एनिमेशंस के प्रिंसिपल्स कैसे काम करते हैं, स्टोरी टेलिंग के अलावा आपको कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना पड़ता है, उससे आपकी एडिटिंग इंप्रूव होती है। अगर आपने एक फ्रेम दिखाया है और दूसरा फ्रेम उससे अलग है, उससे कनेक्ट ही नहीं कर रहा विजुअल स्टोरी टेलिंग में, तो वो एडिटिंग की भाषा में उसे नूब कहते हैं। तो वहाँ एडिटिंग काफ़ी स्मूथ बन जाती है। तो मुझे सीखने में लगभग 5 से 6.5 साल, मतलब अभी भी लग ही गए, अभी मैं सीख ही रहा हूँ। लेकिन अगर आज कोई आना चाहे तो मैं उसे कहूँगा कि यार डाविंची से शुरू करे, बेस्ट रहेगा। वो फ्री सॉफ्टवेयर है और चीज़ें आपको मिल जाती हैं। हाँ, वो टाइमलाइन मेथड से थोड़ा अलग है बट वो काम करता है। हाँ, फिल्मोरा और कैपकट जैसे सॉफ्टवेयर्स में आपको वो टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो आसान रहते हैं इन फ्यूचर, बट मैं चाहूंगा कि आप डाविंची से शुरू करो या फिल्मोरा से ही शुरू करो। डिजाइन प्रिंसिपल्स को इंप्रूव करो, एडिटिंग उसके बाद इंप्रूव हो जाती है। भाई पेरेंट्स लिटरली तक्के मारते हैं कि फिल्म मेकिंग के लिए बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। दोस्त वो सपोर्टिव हैं लेकिन वो डरे हुए भी हैं। मेरे साथ हाँ, एक पल में उनको लगा था, उन्होंने भले ही मुझे सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने, लेकिन उनको भी एक था कि यार क्या इसका फ्यूचर है आगे, जो तू इतनी मेहनत करता है, तेरे 1 साल बाद जाके तू मोनेटाइज हुआ है। तो वो एक मनी का पर्सपेक्टिव, एक करियर बिल्ड करने का पर्सपेक्टिव हर पेरेंट का होता है कि यार उसके बच्चे को वो बेहतर जिंदगी मिले। वो आपको प्रूफ करना है कि हाँ ये मेरे लिए सही है। मैं कॉलेज करना नहीं चाहता था बट मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं करूँ, तो मैंने किया, उसके अंदर चीज़ें सीखी, नेटवर्क्स बनाए। फिर मैंने कहा कि मैं अपना पैशन थोड़ी महीने तक फॉलो करना चाहता हूँ, मुझे आप परमिशन दें, तो उन्होंने वो दी। और जब 1 साल बाद वो रिजल्ट उनको मिला एज एन फर्स्ट इनकम, तब वो चीज़ें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में जाती है। अगर आप प्रूफ ही नहीं कर पाओगे कि यार मैं ये कर रहा हूँ और इसका मुझे फायदा होगा, तो वो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसे कैसे प्रूफ करते हो। फिर आता है टेल मी अबाउट योर क्रिकेट जर्नी। बेटा अगर तू ये जानता है और तू मेरे साथ अगर खेला है तो ये तूने सवाल पूछा होगा, वरना बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेट परस्यू करता था, चाहे वो अंडर 12 हो या स्कूल के लिए क्रिकेट खेलना हो, कॉलेजेस के लिए हो, कॉर्पोरेट्स के लिए हो। बहुत से मैचेस हमने जीते, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जीते। इवन मैं मध्य प्रदेश के लिए अंडर 19 टीम के लिए नेट बॉलर चूज हुआ था एक दिन के लिए। तो हाँ, क्रिकेट जर्नी जो थी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही मेरी। मैंने 10 साल की उम्र से ही यार क्रिकेट शुरू कर दिया था। भले ही मैंने क्रिकेट आज उतना फॉलो नहीं कर पाता ड्यू टू ये काम की वजह से, बट उसने डिसिप्लिन बहुत सिखाया और ऐसे ऐसे डिसिप्लिन सिखाए हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। फिर क्या, जब मैंने देखा जाना मुझे क्रिकेट की तरफ ही था, एक सर्टेन लेवल तक जा भी चुका था, और फिर अचानक एक ऐसी चीज़ होती है कि मेरा दिल टूट जाता है यार। मतलब थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल वहाँ आ जाता है, खैर उसकी बात कभी किसी और दिन करेंगे। तो वहाँ से थोड़ा मेरा मूड थोड़ा ऑफ हुआ और मैं डर गया यार। फिर मैंने चीज़ें शुरू कर दी। सबसे अच्छा मोमेंट यूट्यूब पे लाइफ में क्या था? जब ये कमेंट आया था एक बार। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लेवल पे, थोड़ा अनकंफर्टेबल लेवल अब ये शुरू होगा। डिड यू रिसेंटली बाय योर सब्सक्राइबर्स? सडन ग्रोथ का रीजन क्या है? आप बोल रहे हैं सडन ग्रोथ का रीजन क्या है? कुछ कमेंट ऐसे हैं, देख लो भाई। अगर आप YouTube के लिए सब्सक्राइबर बाय कर रहे हो ना, तो वो शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। और ऐसा होता भी नहीं है, YouTube तुरंत पता लगा लेता है। इवन ये मेरा अभी तक का लाइफ टाइम का YouTube का चार्ट है। तो अगर आप में इसमें कोई मेजर बम्प देखने को नहीं मिला है तो इसका मतलब सब स्मूथ ही चला है। हाँ, बस फर्क इतना आया है कि पहले मैं समझता नहीं था कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। अब थोड़ा आने लगा है समझ कि ये पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, तो वो एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और सब्सक्राइबर्स बाय और फॉलोअर्स बाय करने से किसी को फायदा होगा भी नहीं आज, क्योंकि सब्सक्राइबर्स और व्यूज से आज चीज़ें हट चुकी हैं। वो आगे आपको पता चलेगी। ये बहुत ही ब्रूटल ट्रूथ है जो मुझे अभी हाल ही में पता चला है
कि सब्सक्राइबर्स और व्यूज वो मैट्रिक है ही नहीं जिसके पीछे आप भाग रहे हो। आगे बताऊंगा। आपका चैनल 6-7 साल पुराना है, फिर भी 400 के हैं बस आसपास। देखो मैंने बताया ना आपको, और भी चैनल्स हैं, हम सेम पोजीशन से शुरू किया। ये मेरिट है या लक है? हाँ, कभी कभी लगता है कि यार हमारे साथ जो चैनल थे वो बहुत आगे चले गए, हम वहीं रह गए, लेकिन शायद उन्होंने कुछ बेहतर कर दिया होगा, मुझे करना रह गया होगा। सबकी अपनी रफ्तार होती है भाई, वो अपने काम से बढ़िया हैं, हम अपने काम से बढ़िया हैं। अब मेरिट या लक वाले सवाल पे ना, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर वो 10% का लक नहीं होगा ना, 90% आप मेहनत कर लो, लक फैक्टर चाहिए ही चाहिए। और ये बात मुझे पता चल चुकी है हाल ही में, क्योंकि अभी मेरे साथ एक ऐसा कुछ हादसा हुआ कि मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा था वो उस वक्त नहीं चली जब मैं वो बता रहा था। आज मैं वही चीज करता हूँ, लोग जब पूछते हैं और उनका चल जाता है तो वो काम कर रही है चीजें। तो कैसे भाई? तो लक फैक्टर थोड़ा सा इम्पैक्ट तो करता है। हाँ, वो लक भी तभी आता है जब आप कंसिस्टेंसी से काम करें। यार 1000 वीडियोस डल चुके हैं इस चैनल पे, 1000। ये चैनल अपने आप में एक जर्नी दिखाता है कि यार कहाँ से बिल्कुल जीरो, ना कुछ आता ना जाता, और चीजें बिल्ड करी हैं धीरे धीरे, तो उसमें 1000 वीडियोस लग गई। आज क्या होता है कि अगर कोई पहली वीडियो डाल रहा है ना, तो वो एकदम टॉप नॉच, वो सब सीख साख के आया। हाँ, वो हमारी गलती है कि हम भी सीख साख के आ जाते भाई, लेकिन तब फोमो हमारे अंदर भी बहुत था ना, तो हमने बस शुरू कर दिया। लेकिन अब जो नए यूट्यूबर्स आते हैं वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, अच्छी प्रोडक्शन, अच्छा स्क्रिप्ट राइटिंग, अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ वो पहला वीडियो डालते हैं, तो उनको वो एक कंपिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। हालांकि उन्होंने भी वो साल लगाए होंगे तब जाके उनका पहला वीडियो ऐसा हुआ है, लेकिन वो डालने से पहले उन्होंने काफी मेहनत की होगी। हमने डालते डालते मेहनत कर ली, तो दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं। फिर अगला है व्यूज क्यों नहीं आ रहे, शैडो बैन तो नहीं हो गए? देखो यार, शैडो बैन नाम की कोई चीज नहीं होती यूट्यूब पे। मैंने अपनी इस वाली वीडियो में समझाया था कि ऐसा क्यों होता है कि आप अच्छा कंटेंट बनाते हो फिर भी वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हम उसको टारगेट ही नहीं करते। अब मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मैं क्या किसी और को ब्लेम करना शुरू कर दूंगा क्या? नहीं मिल रहा है तो भाई मेरे में कमी होगी, तो अपने आप को बेहतर करो, काम करो। शैडो बैन में कुछ नहीं होता। आपके भी व्यूज नहीं आते शॉर्ट्स पे, फिर आप वायरल टिप्स क्यों देते हो? पहली बात, ये चैनल टिप्स का है ही नहीं, और दूसरी बात, व्यूज भी मैटर नहीं करते, इम्पैक्ट मैटर करता है। देखो, ज्ञान आपको बच्चे से भी मिल सकता है, वरना तो भगवत गीता से भी नहीं मिल सकता। सीखने की इच्छा होती है ना तो चीजें काम करती है। और आपको अगर नहीं पता हो तो टैम साइज क्या होता है, तो उसके लिए ये वीडियो देख लेना कि टैम कितना इंपॉर्टेंट होता है एक व्यूज में। हम अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपने टैम के हिसाब से सही जा रहे हैं भाई। तुम्हें अगर व्लॉगिंग वाले व्यूज चाहिए तो तुम व्लॉगिंग बनाओ, लेकिन टैम साइज को समझो पहले कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। तो देखा जाए तो हम 1 मिलियन क्रिएटर्स से भी ज्यादा हो जाता है अच्छा हमारा, और उसके कम व्यूज में भी चल जाता है काम। जितना हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट है उससे ऊपर तो हम जा नहीं सकते, है ना? हाँ, मैं मानता हूँ कि नंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं देखने में और हम उस पर मेहनत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे यार, लेकिन नंबर्स वो एक फोकस नहीं होना चाहिए लाइफ का। आप क्या दे रहे हो, इम्पैक्ट क्या जा रहा है आपका, वो ज्यादा मैटर करता है। फिर उसके बाद उसका आउटपुट हमें दिखता है, वो नंबर्स के फॉर्म में दिखता है। और इतनी बात उन शॉर्ट टर्म सोच मेंटेलिटी वाले लोगों को आएगी ही नहीं, और वो खुद भी वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें वो बंदा चाहिए जिसने ऑलरेडी वो सब चीजें अचीव कर ली हो। लेकिन जो चीज उसने अचीव करी, क्या वो तुम्हारे लिए भी काम करेगी? और तुम्हें दूसरों का पर्सपेक्टिव जानना नहीं है, सिर्फ उसी का जानना है। और अगर उसकी बताई हुई बातें भी तुम्हें नहीं आई समझ में, या तुम्हारा चीजें नहीं बनी, फिर तुम कहाँ जाओगे? तो ये ना सीखने की इच्छा जो है वो तभी ये क्वेश्चन जनरेट करती है। फिर अगला सवाल आता है, CTR 9% है, एवरेज ड्यूरेशन भी अच्छा है, 1000 व्यूज तक नहीं आते। हाँ, चीजें CTR और AVD पे काफी अच्छे तरीके से डिपेंड करती है, लेकिन ये एंगेजमेंट मैट्रिक्स पे ज्यादा फोकस करती है। लेकिन यूट्यूब पे सिर्फ एंगेजमेंट मैट्रिक्स ही नहीं, उस टॉपिक की रेलेवेंस, उसका टाइम साइज, उसका ट्रेंड, बहुत चीजें मैटर करती है। फिर अगला सवाल आता है, कितना कमाते हो? और ये बहुत लोगों ने पूछा है। कमाई से पहले अपन एक्सपेंसेस की बात करते हैं। आज एक वीडियो आज इस चैनल पे बनाने के लिए विदाउट एडिटर में बात कर रहा हूँ, विदाउट एडिटर, क्योंकि मैं खुद ही एडिट करता हूँ, खुद ही स्क्रिप्ट लिखता हूँ, खुद ही स्टोरी टेलिंग करता हूँ, खुद ही शूट कर रहा हूँ, तब मैं ये कॉस्ट बता रहा हूँ। 10,000 से 11,000 के बीच एक वीडियो पे लगते हैं, यानी कि हर वीडियो पे मैं 8 से 10,000 फूंक रहा हूँ, मतलब लॉस पे जा रहा हूँ, समझ रहे हो? अगर वो वीडियो 1 लाख व्यूज क्रॉस नहीं करती तब तक मुझे वो अकाउंट की रिकवरी भी नहीं होगी। और देख लो पिछले 6 महीनों में कितनी वीडियोस मेरी 1 लाख के ऊपर गई। तो हम ये तो देख लेते हैं कि कमाई कितनी होती है, वो ग्लैमर दिख जाता है आपको, लेकिन वो एक्सपेंसेस नहीं दिखते। और अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपको बताऊं तो यूट्यूब पे पिछले 6 सालों में मैंने अराउंड
इतना कुछ खर्च किया है और जिसमें मुझे जो रिकवरी मिली है वो कुछ इतनी है, यानी कि मैं नेट प्रॉफिट के लाइन पर हूँ, उसके ऊपर गया ही नहीं हूँ। समझ रहे हो ये बात? लोग आपको रेवेन्यू दिखा देते हैं और आपका दिमाग चकरा जाता है। उनसे पूछो जरा कि तुमने खर्चा कितना किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये टिप्स और ट्रिक्स के खेल से ना थोड़ा बाहर निकलो, तब आपको रियलिटी समझ में आएगी कि हर कोई चाहता है कि कंटेंट क्रिएशन करे और क्वालिटी वाला करे। तो भाई आपको कॉस्ट भी लगानी पड़ेगी, एज इन बिजनेस इसको सोचना पड़ेगा कि यार मैं अगले 1 साल में 10 लाख रुपए खर्च करूंगा, फिर दूसरे साल से मुझे 21 लाख रुपए प्रति महीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सोचने वाली बात है। तो ये किसी को दिखाई नहीं देता, यानी कि मेरा वीडियोस का 90% जो कॉस्ट है वो अगली वीडियो में ही चला जाता है। ये है रियलिटी। अगर तुम आना चाहते हो बेशक आओ। फिर लोग कहेंगे कि जब पैसा मिलता ही नहीं है तो तू क्यों इतना भैया लगा हुआ है। पहली बात तो मैं पैसे कमाने के लिए वीडियोस नहीं बनाता हूँ, और वीडियोस बना सकूं इसीलिए पैसा कमाता हूँ। वॉल्ट डिज्नी ने भी यही कहा था, और यही चीज तो आगे जाके डिफरेंशिएट करती है एक ग्रोइंग कंटेंट क्रिएटर को। 90% लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए वीडियोस बनाते हैं, और जब उनकी वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती तब वो धड़ाम से नीचे गिरते हैं और उन्हें पता चलता है कि यार ये सब तो झूठ था। इसीलिए पैशन और ऑब्सेशन बहुत जरूरी है इस फील्ड में यार, क्योंकि वही कंटेंट क्रिएटर्स का फ्यूल भी होता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार साला कुछ भी नहीं मिलता, किसी महीने अच्छा होता है तो किसी महीने नहीं भी होता है। और जो टॉप 1% क्रिएटर्स हैं वो सबसे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने में सबको टाइम लगता है। वहां आपको इनिशियल कॉस्ट लगानी पड़ती है। किसी को जल्दी वो अचीव हो जाता है, किसी को लेट होता है। और जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है, मेरा एक होकोनॉमिक्स का मैंने ई बुक निकाला था। हाँ, अब ये चीज जो है वो लेवरेज के ऊपर है। आपने एक मार्केट बना ली, उसके बाद अपनी आप प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च करो तो सही रहता है। क्योंकि ई बुक में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस कंटेंट के अंदर मेहनत करनी पड़ी। कुछ ऐसा एडिटिंग वगैरह कुछ कोर्स नहीं था वो, तो मेरी अकाउंट रिकवरी हो गई। तो मैं लगभग इतना प्रॉफिट में हूँ अपने डिजिटल प्रोडक्ट से, उसी से ये चैनल भी चल रहा है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं नेट लॉस में हूँ तकरीबन इतना 6 सालों का बता रहा हूँ। फिर अगला सवाल आता है, ब्रांड एजेंसी से दुश्मनी क्यों है भाई? इसका जवाब मैंने ऑलरेडी पूरी वीडियो बना के दे दिया है। मैं कम ब्रांड्स के साथ इसलिए काम करता हूँ क्योंकि यार मुझे पहले अपनी एक लॉयल्टी बिल्ड करनी है, फिर आगे जाके मैं कितना भी कमा लूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में आपको वो चीज देखनी पड़ेगी कि ऑडियंस का उसमें फायदा क्या है। और आज जो लोग शुरू कर रहे हैं ना, वो ये सोच के शुरू कर रहे हैं कि अपना फायदा पहले कैसे हो जाए। तो उसके लिए तो कंटेंट क्रिएशन अगले 3 सालों में खत्म है। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे। फिर आता है अगला हॉटेस्ट सवाल, चैनल नेम क्यों चेंज किया? 3 रीजंस थे यार। पहला, पर्सनल ब्रांड मजबूत करना था अपना। दूसरा, जो ब्रांड की थीम थी यानी बिजी फंडा जो थीम थी वो मेरी ब्रांडिंग या पैकेजिंग से मैच नहीं कर रहा था, पैकेजिंग के हिसाब से वो बैठ नहीं रहा था सही। और तीसरा, जिसका कोई जवाब नहीं है, वो आपकी गट फीलिंग आपको बताती है कि यार चीजें सही काम नहीं कर रही हैं, और लिटरली सही काम नहीं कर रही थी। वो एक चीज ऐसी होती है आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी को, और थोड़ा सा कह सकते हैं कि सुपरस्टिशन वाला खेल भी था। तो हाँ, ये 3 एक पॉइंट थे जिससे वजह से मैंने चैनल का नेम चेंज किया। फिर आता है, भाई मल्टीपल चैनल्स पे काम कर रहा हूँ, ग्रोथ नहीं हो रही है, वीडियो बनाने में मन नहीं करता। तो इसीलिए भाई 3 चीजें थी, 3 P's मैंने बताए थे पिछली वीडियो में, लेकिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था कि पैशन, पेशेंस और पावर टू लर्न या परसिवियरेंस भी आप गिन सकते हैं इसमें। ये अगर आप में नहीं है तो भाई मत आओ प्लीज। मल्टीपल चैनल्स तब काम करते हैं जब आपने एक ब्रांड ऑलरेडी बना चुका है, फिर उसके इस्तेमाल से आप अगला चैनल भी बनाते हो। अब आगे जाके अगर नया चैनल शुरू करूंगा तो शायद वो 0 से शुरू नहीं होगा, वो 100 से शुरू होगा, क्योंकि ये चैनल ऑलरेडी वो बिल्ड कर चुका है जो मैं बिल्ड करना चाहता था, राइट? तो मल्टीपल चैनल्स पे एक साथ काम करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो बेटर है सिंप्लिसिटी की तरफ जाओ, एक ब्रांड पहले बिल्ड कर लो, उसके बाद दूसरे पे जाओ। थोड़ा बहुत मन लगता है, लेकिन पूरा मन कैसे लगाए कंटेंट में? अब ये उस इंसान की व्यथा है जो फोमो देख के इस इंडस्ट्री में आया। ये मेरे साथ भी थी जब मैं आया था, क्योंकि मुझे फैमिली को सपोर्ट करना था। ये भी बात सच है कि मुझे करना ही लाइफ में यही था, वरना मैं इतने साल तक टिक ही नहीं पाता। वो फोमो, वो पैसा, वो ग्लैमर अपनी जगह था, लेकिन लोगों को वो आर्ट से जोड़ना, वो मेरा एक मेन गोल था, प्राइमरी गोल था। और शायद मैं आज कहीं और काम कर रहा होता, ये सब नहीं कर रहा होता, तब भी यही सब काम कर रहा होता मैं किसी और के लिए, क्योंकि मुझे ये पसंद है। स्क्रिप्ट लिखना, स्टोरी टेलिंग करना, एडिटिंग करना, ये शायद मैं किसी और के लिए कर रहा होता, लेकिन यही कर रहा होता। थोड़ी कड़वी सच्चाई है, लेकिन है भाई, ये चीज है। फिर आता है अगला सबसे जरूरी सवाल, गवर्नमेंट क्रिएटर्स लैब फंड इफेक्ट्स क्या होंगे क्रिएटर्स पे? ये बहुत ही मेन मुद्दा है। अब मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट करी थी कि कंटेंट क्रिएटर्स भी अब एक प्रोफेशन है, और उनके लिए कुछ फंड्स की भी उन्होंने
कुछ अनाउंसमेंट की थी। अब ये जो फंड है आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, ये किसी एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट या एक प्रोग्राम के थ्रू मिलेंगे। तो आप जो चाह रहे हो उसमें वो चीजें डायरेक्टली फंडेड नहीं होती है। अब आगे इसके बारे में एक क्वेश्चन आएगा कि फ्यूचर क्या है यूट्यूब का, तब आपको ये बातें पता चलेंगी कि ये गवर्नमेंट फंड कैसे पूरा काम करेगा। अब हम अगले लेवल की तरफ जंप करते हैं। आप वीडियोस कैसे डिजाइन और प्लान करते हो, स्क्रिप्टिंग प्रोसेस क्या होती है, एआई का यूज कितना करते हो। वैसे तो इसके ऊपर मैंने काफी वीडियोस बना दिए हैं, बट अगर हम इन शॉर्ट समझें तो ये जो वीडियो डिजाइन करने वाली बात है उसमें आपको थोड़ा फिल्म मेकिंग के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिजाइन इन द सेंस, जब मैं स्क्रिप्ट लिखने बैठता हूँ तो मैं अपने दिमाग में एक छवि सी बना लेता हूँ कि मुझे इस कैरेक्टर के हिसाब से काम करना है, और फिर जब पहली लाइन लिखना शुरू करते हैं एक मूवी की तरह सोचो कि आगे और क्या होगा। बाकी स्क्रिप्टिंग प्रोसेस मैंने पूरा इसमें वीडियो में एक्सप्लेन किया था कैसे काम करता है। हाँ, एआई का यूज मैं राइटिंग में ज्यादा अब नहीं कर रहा हूँ, मैं रिसर्च में ज्यादा यूज करता हूँ एआई का, और वही शायद सही तरीका होगा। राइटिंग मैंने देख ली है एआई की, यार मजा नहीं आ रहा यार। स्टार्टिंग में वीडियो के लिए कितना टाइम लगता है रिसर्च, स्क्रिप्टिंग या एडिटिंग मिला के? जब मैंने शुरू किया था तब मुझे 30 सेकंड की वीडियो बनाने में अराउंड 3 घंटे लगते थे, क्योंकि उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये टूल कैसे काम करते हैं, किस टूल के इस्तेमाल से क्या चीजें होती हैं। रिसर्च जो है वो टॉपिक पे डिपेंड करती है। अब जैसे हमने ये कोर्स वाली वीडियो बनाई थी, अब जाहिर सी बात है कि मैं 2 या 3 दिन के बेसिस पे तो मैं रिजल्ट नहीं दे दूंगा ना लोगों को, वो पकड़ा जाऊंगा मैं, तो उसका रिसर्च टाइम लंबा होगा। अगर 6 महीने का कोर्स है तो 6 महीने लगाने पड़ेंगे। ये जो कोर्स वीडियो था उसमें 3-3, 4-4 घंटे की क्लासेस थी हर वीडियो पे, तो अराउंड मुझे 1 से 1.5 दिन लगा पूरे पहले खत्म करने में, और फिर उसका अगला 1.5 दिन और एक्स्ट्रा लगा चीजें पॉइंट डॉट्स कनेक्ट करने में। और इसके अलावा अगर कोई बेसिक टॉपिक है तो उसके लिए किताबें अगर पढ़नी पड़े या चीज़ें अगर आपको YouTube पे सर्च करनी पड़े, किसी ने कुछ ऐसे इसके बारे में बोला है, ऊपर कौन सी YouTube वीडियो बनी थी, कोई पॉडकास्ट है, क्या है, और उसकी पूरी अगर स्टोरी पीछे जाननी है तो उसके लिए हम एआई का इस्तेमाल कर लेते हैं, हम परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल भी करते हैं, जेमिनाई का इस्तेमाल करते हैं। तो अराउंड रिसर्च में 3 से 4 दिन तो मैक्स लगते ही हैं। अब ये रिसर्च टॉपिक के अंदर भी होती है और किस टॉपिक पे बनानी है उसके ऊपर भी होती है, तो वो पूरा कंबाइंड टाइम में आपको बता रहा हूँ। कंटेंट के अंदर का रिसर्च में आप अप्रोक्सीमेटली 2 दिन मान लो, और कंटेंट क्या बनाना है उसके लिए वो रिसर्च 24 घंटे चलती रहती है अगर टेक्निकली देखा जाए तो। लेकिन अगर चूज करने की बात आती है कि मैंने आइडियाज चूज कर लिए, अब इसमें से मुझे कोई एक चुनना है, तो उसकी रिसर्च चालू होती है कि ऑडियंस क्या देख रही है, उसको क्या पसंद आ रहा है, अभी इस समय मेंटलिटी क्या है लोगों की, क्या वो ज्यादा भावुक हो रहे हैं या किस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्या पेन पॉइंट है उनका, उसके हिसाब से फिर एक टॉपिक चूज होता है। तो उसमें 2 दिन और लग जाते हैं, तो 4 दिन रिसर्च में लग जाते हैं। फिर स्क्रिप्टिंग मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट में से एक है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि बचपन से मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में थोड़ा भेजा गया है, और स्टोरी टेलिंग, एक्टिंग क्लासेस, ये सब थोड़ा सा है। स्कूल भी करवाता था हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। स्क्रिप्टिंग में मुझे अराउंड 3 से 4 घंटे लगते हैं अगर मैं एक बार में बैठ जाऊं तो। अब ये उसके लिए, उस इंसान के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है जो अभी अभी शुरू कर रहा है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस था चाइल्डहुड से, मैं चीज़ें लिखता बहुत था, तो स्क्रिप्टिंग मेरे लिए एक वो हैबिट बन गई, तो उसमें ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगता। और एडिटिंग मिला के जो टोटल टाइम है, एडिटिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है एक्चुअली, 4 से 5 दिन, कभी कभी तो 7-8 दिन भी हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना मोशन ग्राफिक्स है उसमें, क्या एलिमेंट्स जाने हैं, क्या बीरोज जाने हैं, तो वो डिसाइड करने में 6 से 7 दिन चले जाते हैं। इसीलिए वीडियोस जो है हमारी महीने में 2 ही आ पाती हैं, क्योंकि उन सब चीज़ों में टाइम लग जाता है। तो टोटल कंबाइंड टाइम एक वीडियो को बनाने में अप्रोक्सीमेटली 12 दिन, 12 से 13 दिन। हाँ, और ये 12 से 13 दिन लॉन्ग वीडियोस को बनाने के लिए है। इसके बीच बीच में हम शॉर्ट वीडियोस भी डालते हैं, जिसका अप्रोक्सीमेटली हमें 3 दिन लगते हैं। एक दिन हम बैठते हैं, सारे शॉट शूट करते हैं, फिर सारे शॉट एक बार एडिट करते हैं, तो उसमें अराउंड 3 से 4 दिन लग जाते हैं उसी बीच में। यानी कि 12 दिनों में से 4 दिन आप शॉर्ट्स में दे देते हो और बाकी दिन आप लॉन्ग में दे देते हो। एडिटिंग आप खुद करते हो? हाँ, मैं इस चैनल की एडिटिंग खुद ही करता हूँ। हाँ, बीच बीच में मैंने एडिटर्स का सहारा लेना पड़ा मुझे, क्योंकि यार मुझे और भी काम थे, पर्सनल लाइफ भी कोई चीज़ होती है। तो हाँ, उस वक्त मैंने कुछ वीडियोस के लिए एडिटर्स का सहारा लिया, लेकिन शॉर्ट वीडियोस के लिए। लॉन्ग वीडियोस मैं खुद ही एडिट कर रहा हूँ। हाँ, लॉन्ग के कुछ पार्ट्स जो हैं, जैसे इंट्रो पार्ट कभी हो गया, कभी बीच में मुझे कोई अच्छा एलिमेंट्स चाहिए, मैं क्योंकि फिल्मोरा से एडिट करता हूँ तो वो इतना हैवी एडिट हो नहीं पाता, तो तब मैंने फ्रीलांसर्स को ज़रूर हायर किया था कुछ वीडियोस के लिए, कुछ पार्ट के लिए, लेकिन उनकी फ़ीस मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो फिर मैंने सोचा मैं खुद ही एडिट कर लेता हूँ। तो अब ये जो शॉर्ट लॉन्ग जो भी वीडियोस है, जिस समय आप भी
वीडियो देख रहे हैं तो वो मैं ही एडिट कर रहा हूँ। आप हाई क्वालिटी थंबनेल्स कैसे बनाते हो? आपका चैनल टिप्स में सबसे अलग क्यों है? नॉलेज सोर्स क्या है आपका? इतना ज्ञान कहाँ से लाते हो? पहला यार, थंबनेल क्वालिटी जो है वो हमारे एक थंबनेल डिज़ाइनर है, मैंने मेंबर्स ओनली एक कंटेंट डाला था, उसमें मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था उन्हें। अगर हो सके तो वो चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा आपको बता पाएंगे, क्योंकि हाल ही में हमने उन्हें हायर किया था और वो शायद उसी काम के लिए सबसे बेस्ट हैं बंदे, तो वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन मैंने भी कुछ 800 वीडियोस के अराउंड थंबनेल्स बनाए हैं, लेकिन हाई क्वालिटी इन द सेंस कि उसका पिक्सल बिट रेट क्या है, वो चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि जब YouTube पे जाती है वो चीज़ कंप्रेस होती है, तो बेटर है कि आप बिट रेट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एसेट्स की जो क्वालिटी है वो कैसी यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। फिर हमारा चैनल टिप्स में इसलिए अलग दिखता है क्योंकि हम टिप्स नहीं देते हैं दोस्त, हम टिप्स एंड ट्रिक्स के थोड़ा सा नीचे और जाते हैं। चैनल का आप अबाउट सेक्शन पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। और अगर मैं नॉलेज सोर्स की बात करूं तो यार ये किताबें हैं, चीज़ें हैं, पॉडकास्ट हैं, इंस्टाग्राम पेजेस हैं, इतनी चीज़ें हैं, और इन सब के अलावा जो हमने शुरू से अब तक बिल्ड किया है, इतनी बार फेल हुए हैं हम कि यार अब पता चल जाता है कि यार क्या मिस्टेक होने वाली है या हो सकती है लोगों से, वो पहले ही बता दो। तो प्रैक्टिस वो एक रीज़न हो सकता है कि आपको नई चीज़ें मिल जाती है। समटाइम्स आई एम कंफ्यूज्ड, असल में आपकी नीश क्या है, कैटेगरी क्या है, किस में आप वीडियोस बनाते हो। जो क्रिएटर्स सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं, अपने एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से आते हैं ना, देखो कंटेंट क्रिएशन आज बिजनेस है। हम टिप्स ट्रिक्स के जाल में नहीं फंसेंगे, हम डीप इनसाइट्स देखेंगे ताकि हम बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएं। अभी अभी आपने देखा होगा बैकरूम से एक सीरीज आई थी जो यूट्यूब पे डली हुई थी उसका कॉन्सेप्ट, लेकिन प्रोडक्शन हाउसेस को लगा कि यार इस कॉन्सेप्ट पे एक रियल वेब सीरीज बनानी चाहिए। तो यानी वहां इम्पैक्ट आया है बॉस। वो इम्पैक्ट कैसे क्रिएट होगा? वो तभी होगा जब आप ऑडियंस साइकोलॉजी समझोगे, ऑडियंस क्या सोचती है उस हिसाब से कंटेंट बनाओगे, और फिर वो एक बिजनेस में कन्वर्ट होता है। तो स्टोरी टेलर्स के लिए, ब्रांड्स के लिए और कंटेंट क्रिएटर्स जो ये चीज करना चाहते हैं उस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं बजाय टिप्स और ट्रिक्स। और लोग ज्यादातर वो टिप्स और ट्रिक्स ही सुनना चाहते हैं क्योंकि वो ज्यादातर रिलेट कर पाते हैं उससे, मैं जानता हूँ। बट अगर आपको व्यूज और सब्सक्राइबर्स के खेल से बाहर निकलना है तो आपको इम्पैक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए ये चैनल उस पर फोकस करता है। लेकिन कभी कभी मुझे भी वो टिप्स विप्स देनी पड़ती हैं क्योंकि लोग उसी से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें वही देखना और रेलेवेंट लगने के लिए मुझे वो फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जो हमारा मेन गोल है कि यार ये समझना है कि यार ह्यूमन साइकोलॉजी ये कंटेंट क्रिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके टाइटल में काम आती है, आपके थंबनेल में काम आती है, आपके स्क्रिप्ट्स में काम आती है, इवन इसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो ये ट्रिक्स का खेल ही नहीं है भाई। तो हम क्रिएटर फाउंडर्स यानी कि क्रिएटरप्रेन्योर्स के ऊपर फोकस करते हैं जो सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं, कंटेंट से बिजनेस बनाना चाहते हैं। उसके लिए अलग बिजनेस एक्यूमेंट चाहिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि इंडिया में टिप्स और ट्रिक्स के पीछे या वो फोमो क्रिएट करने के बाद चीजें दिखाई जाती हैं, गलत सेंस में लिया जाता है, क्योंकि अब चेंज हो रही हैं चीजें, आगे आपको पता चलेगा। फिर एक प्रो और नूब क्रिएटर के बीच क्या फर्क होता है? एक जो नूब होगा वो फोमो में चक्कर में आएगा और टिप्स और ट्रिक्स के जाल में फंसेगा, लेकिन जो प्रो होगा वो ये समझेगा कि चीजें कैसे काम करती हैं। वन डायमेंशनल कुछ भी नहीं होता, सारी चीजें जो होती है 3D 4D में काम करती है। चैनल का कॉस्ट क्या है, आप कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, वो ये प्रो क्रिएटर जानता है। अगर आप जीरो से स्टार्ट करते तो आपका प्रोसेस क्या होता? 1 ईयर का ये रोड मैप यूट्यूब का मोनेटाइजेशन का। तो सबसे पहले मैं हाई टैम मार्केट को चूज करता और फिर उसके ऊपर मैं कंसिस्टेंटली 6 महीने काम करता, यानी कि 6 महीने में अराउंड, अगर मैं क्वांटिटी के हिसाब से देखूँ तो शॉर्ट वीडियोस दबा के डालता और लॉन्ग वीडियोस में वो क्वालिटी देता है जिसकी लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, जहाँ मार्केट गैप है। इंडिया में इस समय मार्केट गैप है एजुकेशन का नहीं, वो एजुकेशन किस तरीके से दिखाई जाएगी वो एक बड़ा मार्केट गैप है। तो अगर वो चीज अगर हमने सॉल्व कर दी और टाइम साइज बहुत बड़ा है तो चीजें काम करेगी। फिर इसे ही मैं ओमनी चैनल में कन्वर्ट करता कुछ महीनों बाद, यानी कि इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करता, फेसबुक पे भी करता, रेडिट पे भी करता, डिस्कॉर्ड पे भी करता, एक्स पे भी करता, और उसे फिर रिपर्पस करना चालू कर देता है। जैसे कि हमारी वीडियोस का लिंक्डइन पोस्ट बना लिया, या एक इंस्टाग्राम स्टोरी को रिपर्पस किया, या उसको कैराउजल में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे मैं ओमनी चैनल से अपना जो ट्रैफिक है वो एक जगह इकट्ठा कर पाता
और फिर उसके बाद जब ब्रांड्स की बारी आती है, ब्रांड्स मेरे पास आते, तो मैं उन्हें एक वीडियो का ऑफर आज कभी भी नहीं देता कि आप मेरी एक वीडियो के लिए मैं इतना चार्ज करता हूँ, ये मेरा प्राइस है, आप मुझे दे दो। अब मैं थोड़ा बड़ा सोचता, अब एक वीडियो के लिए नहीं, मैं उन्हें अप्रोच करता कि आप मेरे साथ एक सीरीज बनाओ। जैसे मंकी मैजिक ने अभी एक सीरीज बनाई है, LLA टीम बनाती है सीरीज, तो एक सीरीज से वो एक ब्रांड की आइडेंटिटी भी बनती है और आपकी भी जो आपने प्रोफेशनल करियर बनाया उसमें आपकी रेपुटेशन बढ़ती है। एक वीडियो से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, कैंपिंग से पड़ता है। तो मैं कैंपिंग्स में ज्यादा जोर देता। और फिर जो मैंने ओमनी चैनल जो सिस्टम बना रखा है उस पर मैं कंसिस्टेंटली अपना पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड करता अलग से। तो ये मेरी अप्रोच होती एक नए क्रिएटर की जो आज आना चाहता है। हालांकि इनमें से कुछ चीजें ही मैं खुद कर पाता हूँ, और ये भी बात मैं बता दूं, इसमें टाइम, पैसा, मनी, एनर्जी सब खर्च होगा, लेकिन अप्रोच मेरी यही होती है अगर मेरे पास वो चीजें होती तो। शॉर्ट फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट मोनेटाइज करना किस में इजी है? पहले आप तय कर लो कि आपको किस पे गेम खेलना है, क्वांटिटी पे खेलना है कि क्वालिटी पे गेम खेलना है। क्वांटिटी पे अगर खेलना है तो तुम शॉर्ट्स वीडियोस पे जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें क्वालिटी पे गेम खेलना है तो तुम्हें लॉन्ग वीडियोस पे जाना पड़ेगा। इसीलिए आज ज्यादातर जो क्रिएटर्स आप देखते हो ना, वो शॉर्ट वीडियोस से होना शुरू हुए। तो मैं ये कहूंगा कि डिस्कवरी के लिए शॉर्ट वीडियोस अच्छे हैं, लेकिन लॉयल्टी मेंटेन करने के लिए, एक लेगेसी बनाने के लिए लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें आप जुड़ पाते हो एक ऑडियंस से। आज इतने ज्यादा यार रील क्रिएटर्स हैं, मैं एक स्वाइप करता हूं कि मुझे और एक नया दिख जाएगा, तो मेरा किसी के साथ ऐसा बॉन्ड नहीं है जब तक उसकी क्वांटिटी मेंटेन्ड है। लेकिन अगर आप मोनेटाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो लॉन्ग फॉर्म इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करनी पड़ेगी आगे। आप हायरिंग करते हो क्या? इंटर्नशिप वगैरह आपकी है? यार मैं आपको बताया ना क्या हालत है अभी। तो अगर मैं खुद काम कर रहा हूँ तब भी ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं हो, तो इंटर्न्स या हायर कर लूँगा तो कहाँ से रहूँगा। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर मैं ज़रूर हायर करने की, एक टीम बिल्ड करने की एक प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम और लगेगा। हाँ, वो हो जाएगी तो मैं बता दूंगा। बेस्ट नीश फॉर 10 to 20 ईयर्स। यार बहुत आगे की नहीं सोच रहे हो तुम, लेकिन बेस्ट नीश आज टॉपिक के रिलेटेड नहीं है। आज बेस्ट नीश है साइकोग्राफिक नीशेस। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो हाल ही में मुझे पता चला कि यार अब टॉपिक्स पे गेम रह ही नहीं गया है कि आप बिजनेस पे बना रहे हो या फाइनेंस पे बना रहे हो, कौन सा चलेगा कौन सा नहीं। अब बात है साइकोग्राफिक नीशेस की, कि आप एक माइंडसेट के लोगों को टारगेट कर रहे हो, ना कि एक टॉपिक को टारगेट कर रहे हो। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बजाय किसी टॉपिक को टारगेट करने के मैं किसी इंसान के माइंडसेट को टारगेट करूंगा, तो वो मेरे लिए शायद बेस्ट नीश है। और ये हर इंडस्ट्री में काम आती है, हर टॉपिक में काम आती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले लेवल पे। एआई वर्ल्ड में ग्रो कैसे करें? एआई टेक नीश में इतना कंपटीशन है, क्या करूं? इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी, लेकिन इन शॉर्ट कहूंगा कि एआई वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए अभी जस्ट पैलेंटियर के सीईओ ने भी बोला कि या तो तुम जो दिहाड़ी मजदूर वाले काम है वो करो, या न्यूरो डाइवर्जेंट बनो, यानी कि आपकी क्षमता एआई से जोड़ने की ताकत है। आई थिंक वो एक अच्छा तरीका है जिसके बारे में मैंने डिटेल में बात कर रखी है इस वीडियो में। यूट्यूब का फ्यूचर क्या है, एआई के साथ आगे कैसा होगा, और बाकियों ने भी बहुत सवाल पूछे हैं कि यूट्यूब का आखिर फ्यूचर क्या है, कंटेंट क्रिएटर्स का फ्यूचर क्या है। अब बात करते हैं। अब YouTube जो है वो इंडिविजुअल क्रिएटर से एक कॉर्पोरेट लेवल में जाने वाला है, और ये बात इनएविटेबल है, ये आप लिख के ले लो। अब यहाँ पर वो गवर्नमेंट फंड वाला रोल आता है, बताता हूँ कैसे। कुछ अनाउंसमेंट्स आपको सुनने को मिली होगी कि कंटेंट क्रिएशन अब एक प्रोफेशन में गिना जाएगा और गवर्नमेंट ने इतने फंड अलॉट किए हैं, तो वो फंड आपको डायरेक्टली तो मिलेंगे नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब जो इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं वो कैसे करेंगे काम? हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी वरुण माया और यास मीडिया के ऊपर, निखिल कामत के ऊपर, तो वो वीडियो काफी अच्छी चली, लोगों को पसंद आई, क्योंकि वो अब रियलिटी है और इंडिविजुअल क्रिएटर्स कॉर्पोरेट्स के साथ काम करना पड़ेगा अगर ग्रो होना है तो अब कोलैबोरेशंस में फायदा है, ना कि इंडिविजुअल क्रिएटर, इंडिपेंडेंट क्रिएटर होने में। हाँ, अगर आपका पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो, अपना खुद का बनाना चाहते हो, वो सब चीजें हैं अपनी तरफ है, लेकिन अगर आज आप एक अच्छा कंटेंट बना रहे हो लेकिन आपको वो चीज नहीं मिल पा रही है, तो वहां कोलैबोरेशंस का सहारा लिया जाएगा और वहां वो फंड यूज होगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे यास मीडिया है, उनका पूरा काम ही यही है कि वो औरों के लिए यूट्यूब चैनल्स मैनेज करेंगे, वो चीजें बिल्ड करेंगे जो वो नहीं कर पा रहे हैं, और बदले में वो प्रॉफिट शेयर्स बांट लेते हैं। अब ऐसा ही मैंने कुछ देखा क्रिएटर रूम के इस पॉडकास्ट में, जहां पर LLA के फाउंडर ये कह रहे थे, आई एम काइंड ऑफ रिवीलिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। हम इंडिया का वन ऑफ द
फर्स्ट क्रिएटर फाउंडर लेड फंड लेके आ रहे हैं फॉर क्रिएटर्स एंड फाउंडर्स। और इवन वो ऑलरेडी ये चीजें करते हैं, जहां पर वो उन्हें सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली या वो प्रोडक्शन टीम प्रोवाइड करते हैं, और वो चैनल्स जब ग्रो होते हैं तो उनका कुछ परसेंटेज उस ओनर को भी मिलता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये अच्छा भी है और इंडिविजुअल क्रिएटर्स के लिए ये थोड़ा डिमोटिवेटिव भी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब क्योंकि क्रिएटर्स ये काम करने लगे हैं, जाहिर सी बात है कि कॉर्पोरेट लेवल पे भी ये जाएगा। निखिल कामत तो ऑलरेडी ये करते थे 01 ज़ीरोधा से, लेकिन हाल ही में उन्होंने ये शट डाउन किया क्योंकि वो फाइनेंस नीश में थे, तो वो थोड़ा सही नहीं बैठ रहा था उनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो ये चीज करना चाहते थे। अब कॉर्पोरेट्स को जब ये बात पता चलेगी तो वेंचर कैपिटलिस्ट भी प्ले में आएंगे, और वो अगर प्ले में आएंगे तो एंजल इन्वेस्टर्स भी प्ले में आएंगे। तो यानी यूट्यूब का वो इम्पैक्ट है अगर आप ठीक से कोलैबोरेट करना चाहें तो अगर आप आज एक अच्छा कंटेंट बनाते हैं, साफ सुथरा बढ़िया कंटेंट बनाते हैं, इवन समय रैना को हम देखें साफ सुथरा, तो खैर ब्रांड्स को चाहिए अटेंशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जहां चला गया वहां फायदा। तो हमें ये टिप्स और ट्रिक्स के खेल में कहां तक तुम जा पाओगे बताओ, जहां ये जो इकोनॉमी है वो अटेंशन और डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रही है। तो हैरान मत होना कि आगे जाके तुम्हें कॉर्पोरेट्स के साथ इंडिविजुअल चैनल्स कोलैब करते हुए देखें और वो अपनी बातें बताएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं यार, तुम अच्छा कंटेंट बनाओ, साफ सुथरा बढ़िया कंटेंट बनाओ, और मुझे ये पूरा भरोसा है कि आगे जाके हम स्टार्टअप की तरह पिच कर पाएंगे लोगों को कि ऐसा मैं चीजें बनाता हूँ, आप मुझे इन्वेस्ट करेंगे तो मैं अपना कुछ प्रॉफिट शेयर दूंगा। तो ये चीज अब मुझे लगता है होने वाली है इस इंडस्ट्री में। ये पूरा अब एक बिजनेस मैनेजमेंट की तरह काम करेगा। इसको अब एक नॉर्मल शिट समझने की गलती बिल्कुल मत करना। कॉर्पोरेट्स ये जानते हैं कि आज राज शमानी ने 16 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट किया है, लेकिन अगर वो किसी नए राज शमानी पे बेट लगाएंगे तो उन्हें पता है कि आगे जाके उन्हें प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर हम उस टैलेंट को शुरुआत से नर्चर करना शुरू करें और जब वो अपनी पीक पे पहुंचेगा तो वो उस प्रॉफिट शेयर का वो आनंद ले पाएंगे, और इनिशियली उस नए राज शमानी को भी वो चीजें मिल जाएंगी जिससे उसे सख्त जरूरत थी वहां तक पहुंचने के लिए। तो एज एन देखा जाए तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है, लेकिन उसकी सिर्फ एक शर्त है कि आपको ऑडियंस साइकोलॉजी या ऐसी चीजें पता हो जो आप अटेंशन और डिस्ट्रीब्यूशन आप बिल्ड कर पाओ आगे इन फ्यूचर, जिससे कॉर्पोरेट या वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स या ऐसे बड़े क्रिएटर्स अट्रैक्ट हो पाए आपकी तरफ कि यार मुझे लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल है, ये आगे जाके बड़ा बन सकता है। तो वो उसको सपोर्ट करते हैं अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ, अपने इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्ट करेंगे वो आपके ऊपर, ताकि लॉन्ग टर्म में 10 साल 11 साल बाद आप जब वहाँ पर उस मुकाम पे पहुँचो, आपके अलग अलग ब्रांड सोर्सेज हो रहे हैं, आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं, तो वो उससे प्रॉफिट शेयर बांट लेंगे। तो इस तरीके से अब चीज़ें काम होंगी। तो आपको ये अगले कुछ सालों में दिखेगा ही दिखेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इवन बहुत साल पहले मुझे खुद ऑफर आ चुका था, लेकिन उस वक्त मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी यार कैसे काम करती है, तो वो रिजेक्ट कर दिया था। और ये देखा जाए तो बुरा नहीं है एक्चुअली। इंडिविजुअल क्रिएटर के पास अगर वो पोटेंशियल है लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि उसको शायद मनी की कोई दिक्कत है या उसको प्रोडक्शन की कोई दिक्कत है, तो ये इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं। नैरेटिव चेंज करने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप हम जो बोलेंगे आप वही करना, नहीं नहीं नहीं। क्रिएटिव लिबर्टी पूरी आपकी रहती है, बस वो आपको सपोर्ट करते हैं आपके बिजनेस में, आपके मोटिव में, आपके विजन में, ताकि आगे जब जाके आप जब पहुंचो वहां तक तब उसका फायदा हमें भी मिले। सेम ऐसी स्टार्टअप में होता है यार, किसी का प्रोडक्ट या सर्विसेज अच्छी लगती है, शार्क टैंक में जाके वो पिच करते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, और जब आईपीओ निकलता है उसका, तब जब एग्जिट लेते हैं एंटरप्रेन्योर्स, तब उनको फायदा होता है। तो कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं, तो इसको एज एन आपको स्टार्टअप की तरह लेना पड़ेगा आगे जाके। तो इसीलिए लॉन्ग फॉर्मेट या कंटेंट जो इंगेज करे लोगों से या बहुत ही ज्यादा डीप हो, तो उसकी मांग जो है आगे जाके बढ़ेगी, क्योंकि YouTube ने भी अनाउंस किया था कि अब वो टीवी को रिप्लेस करने वाला है। इसलिए आपको हाल ही के समय में देखने को मिल रहा होगा कि यार YouTube पे वीडियोस 50-50 मिनट, 1-1 घंटे, 4-4 घंटे की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं लोग। तो YouTube भी वहां चाहता है कि आप लंबे वीडियोस बनाओ जितना आप बना सकते हो, लेकिन अगर उसमें क्वालिटी नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि छोटे वीडियोस में सिर्फ YouTube को फायदा है। आपको एज एन क्रिएटर उसमें से एडसेंस से कुछ भी नहीं मिलता। पहली बात, आपको बस एक डिस्कवरेबल फीचर मिल जाता है कि लोग आपको पहचानने लगते हैं, बस उसका उतना ही रेलेवेंस है। मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो असली आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अपने करियर में, वो लॉन्ग
वीडियोस से देखने को मिलता है, क्योंकि उसी में आपको मल्टीपल एड्स का ऑप्शन मिलता है, ब्रांड्स खुश होते हैं, यूट्यूब खुश होता है। और अगर कोई आप में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कमाएगा कैसे? इंडिविजुअल चैनल्स को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो अच्छा कंटेंट बनाएंगे तभी वो लोग इन्वेस्ट करने आएंगे। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे जाके लोग कंपनियां भी रजिस्टर करना चालू कर दे अपने यूट्यूब चैनल से, तो मैं हैरान नहीं होऊंगा फिर, क्योंकि वो आगे जाके अगर वो सोचते हैं कि मैं क्वालिटी अच्छी बना रहा हूँ, मैं इन्वेस्टर को पिच कर सकता हूँ, मेरे इतने इनकम सोर्सेज हैं, या मुझे लगता है कि यार मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, तो इन्वेस्टर को वो फायदा होगा और उसका वो थोड़ा सा बिजनेस के अंदर शेयर ले लेगा, यानी यूट्यूब चैनल से आपका शेयर ले लेगा और बदले में वो आपको असिस्टेंस दे देगा, प्रोडक्शन दे देगा, मनी दे देगा जिसकी आपकी जरूरत है, ताकि आप वहां तक पहुंच सको और दोनों का फायदा हो जाए। इसीलिए शॉर्ट वीडियोस आपको लॉन्ग टर्म में काम नहीं आते, वो डिस्कवरी के लिए अच्छे हैं, लेकिन जो रियल ग्रोथ है, आपको जो मनी की ग्रोथ है या करियर की ग्रोथ है, वो लॉन्ग वीडियो से ही आ पाती है। और यूट्यूब चाहता भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, वो तो बस टिकटॉक आ गया तो चीजें गड़बड़ हो गई। और मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत लोग ये भी नहीं बताते, शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म की कंटेंट की ऑडियंस अब अलग हो चुकी है। और ये मैंने खुद कुछ दिन पहले महसूस किया है, जब एक शॉर्ट क्रिएटर आके मेरी लॉन्ग फॉर्म में बोलता है कि मैं अटेंशन नहीं दे पाता आपको, मेरा मतलब इतना वो नहीं है, जल्दी जल्दी बातें बताओ तुम, तो ये हो रहा है। तो शॉर्ट फॉर्म की ऑडियंस अलग हो चुकी है, उन्हें शॉर्ट बर्स्ट में चीजें चाहिए, लेकिन वो याद नहीं रख पाएंगे आपको, फिर याद आपको वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से रख पाएंगे। अगर आप शॉर्ट वीडियोस बना रहे हो तो आपको क्वांटिटी पे खेलना पड़ेगा और अपनी ब्रांड आइडेंटिटी के साथ खेलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ZD फिल्म्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म चैनल ही है, लेकिन वो एक दिन में 5 वीडियोस डालते हैं उस क्वालिटी में, उस ब्रांड आइडेंटिटी, उस कंसिस्टेंसी के साथ। समझ रहे हो? ये वो एक कंटेंट फैक्ट्री बना चुका है वो बंदा। अब उससे कंपीट करना है सेम स्टाइल में, तो आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे वो आप बताना, क्योंकि वो दिन में 5 वीडियोस अपलोड कर रहा है, यानी कि फॉरेन RPM के हिसाब से शॉर्ट वीडियोस में भी वो हर वीडियो पे मिलियंस ऑफ व्यूज जनरेट कर रहा है, तब जाके उसे $1000 पर डे की इनकम होती है सिर्फ शॉर्ट से। और ये इनकम कैसे आई? क्योंकि वो क्वांटिटी पे खेल रहा है, वो जियोग्राफिकल लोकेशन से खेल रहा है और वो ब्रांड कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहा है। ये तीनों चीजें अगर आप में है तो आप शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर बनो, और खासकर इंडिया में तो वो बहुत मुश्किल होगा उससे वो वैल्यू खींचना, क्योंकि जितना लगेगा उसका 99% तो मेरा जाता ही है शॉर्ट वीडियोस में, लेकिन मुझे बनाने में मजा आता है इसलिए मैं बनाता हूँ, लेकिन उससे मिलता कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको लेना है चीजें तो लॉन्ग फॉर्म में जाना पड़ेगा, और लॉन्ग फॉर्म को क्रैक करना उतना ही मुश्किल है जितना, इसीलिए जो क्रिएटर्स का ओवरफ्लो देख रहे हैं ना, वो शॉर्ट्स की वजह से, वो कमा उसमें कुछ नहीं रहे, वो बस मजे के लिए बना रहे हैं। यार अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है देख के कि यार इसके 40 मिलियन व्यूज आ गए वीडियोस में, अच्छा हुआ, 50 मिलियन आ गए, बहुत बढ़िया हो गया, उसका वो पैसा मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलता है जो मिलेगा, लेकिन लॉन्ग वीडियो के कंपैरिजन में वो बहुत पीछे है। क्योंकि अगर उसे लेगेसी बिल्ड करनी है तो उसे या तो ब्रांड कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट फैक्ट्री लगानी पड़ेगी अपनी शॉर्ट्स की, ताकि लोग उसे पहचान सकें, शॉर्ट्स में भूले ना। ZD फिल्म्स को हम भूलते नहीं है जब भी उनका वीडियोस देखते हैं हम, तो लॉन्ग फॉर्म की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ब्रांड्स भी समझदार है, उन्हें भी पता है कि ये जो शॉर्ट या रील क्रिएटर्स होते हैं वहां पर ROI मिलना बड़ा मुश्किल होता है अगर आप टॉप 1% वाला कंटेंट नहीं बना रहे हो। तो अगर आप एंटरटेनमेंट नीश में भी हो तब भी आप अपनी IP की मदद से वो डेप्थ क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि छोटी फिल्म जैसे चैनल्स हो गए या विजय 3 गाय जैसे चैनल्स हो गए। उन्होंने अपनी IP बनाई है, अपना स्टाइल बनाया, अपना फॉर्मेट बनाया। तो इसका मतलब व्यूज ज्यादा होने से फायदा नहीं है, आपकी IP क्या है जो ब्रांड को मदद कर सके, वो एक फ्यूचर होने वाला है। और इतना ही नहीं, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस Tier 1 या Tier 2 में से है तो वो बेस्ट केस सिनेरियो में जाएगी, क्योंकि वहां पर जो ऑडियंस है वो स्पेंडेबल ऑडियंस है, चीजें खरीदना उन्हें पसंद है, तो ज्यादातर ब्रांड्स उनके तरफ जाएंगे। एंटरटेनमेंट के लिए आप कंटेंट बना रहे हो, वो सब बढ़िया चीजें हैं, वो प्रॉब्लम उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें आपकी IP क्या है। पहले ये समझो कि ये IP बनाते कैसे। आपकी कंसिस्टेंट ब्रांड इमेज, यानी कि आपकी टोन, आपकी वीडियो का स्टाइल, आपकी वीडियो का फॉर्मेट, वो कितने लंबे समय तक कंसिस्टेंट है, वहां से आपकी IP बनती है। और जाहिर सी बात है वो एक दिन में नहीं बनती है। तो कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि कौन सी स्किल फ्यूचर के लिए लर्न करनी चाहिए जो कंटेंट क्रिएशन में भी काम आ जाए। अगर मैं 20 साल का कोई जेनजी हूँ तो मैं कैसे यार वो स्किल्स 6 महीने में सीख सकता हूँ। देखो यार, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। हाँ, तो देखा जाए तो तुम्हें सिर्फ 6 स्किल्स की जरूरत है। पेशेंस, कॉपीराइटिंग, स्टोरी टेलिंग, ह्यूमन बिहेवियरल साइंस, सेल्स और कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग। और हार्ड वर्क
की तो आप बात ही मत पूछो। आज लिटरली मैं 24 घंटे में से 16 घंटे यूट्यूब चैनल पे देता हूँ, तब जाके मैं कुछ उसमें से ले पा रहा हूँ। और आउटसाइड वर्ल्ड की जो लाइफ है तुम वो भूल जाओ शुरुआत में तो बेहतर है, क्योंकि मुझे भी पसंद है कि यार मैं बाहर जाऊँ, लेकिन वो काम मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं बाहर जाऊँ। लेकिन वो मेरे लिए कंफर्टेबल है क्योंकि मैं चाहता था ये काम करना, तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो फोमो देख के आ रहा है और वो उसको बोलते हैं कि तुम्हें 16 से 18 घंटे इस पे लगाने पड़ेंगे, वो बौखला जाएगा। तो सबसे पहली स्किल तो यही आती है कि क्या तुम ह्यूमन साइकोलॉजी समझ सकते हो, या तुम्हारी स्टोरी टेलिंग स्किल्स कैसी है। इसी के ऊपर तो हमने ये चैनल बनाया था, लेकिन लोग इसे टिप्स और ट्रिक्स से थोड़ा कंफ्यूज कर लेते हैं। हाँ, शायद 12 घंटे में भी आपका वो काम हो सकता है जो आप चाहते हो, लेकिन अगर आपको टॉप से कम्पीट करना है तो हर इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री हो, सिर्फ कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वहां पर आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा। हम जॉब्स में बौखला जाते हैं, कोई हम 16 घंटे काम करवा ले, क्यों? क्योंकि हम कुछ और करना चाहते हैं, वो हमसे जबरदस्ती काम करवा रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज मैं 16 घंटे 18 घंटे भी काम कर लूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर की जिंदगी ऐसी है कि भाई 24 घंटे हमें कंटेंट के बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन हमें उसमें मजा आता है। अगर कोई यही काम मैं जबरदस्ती कर रहा होता है या मनी आ नहीं रहा है उसके चक्कर में लगा पड़ा हूं मैं कर ही नहीं पाता। लेकिन मुझे करना ही यही था, इसलिए मैं कर रहा हूँ। इसी से अगला सवाल मुझे दिखाई दिया, तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो वीडियोस में? अगर 4-5 चैनल है अनसक्सेसफुल तब भी खुश रहोगे क्या? यार ये मेरा काम है, और जो आप चीजें देखते हो व्यूज के फॉर्म में, वो रिजल्ट है, वो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। तो मैं इसके बारे में सोच के क्या करूंगा? मुझे ये काम पसंद है, मैं करता हूँ, मुझे रिजल्ट मिले ना मिले, मुझे करना ही यही है फ्यूचर में, तो रिजल्ट वहां पर एलिमिनेट ही हो जाता है, और इसीलिए मैं वो काम कर पाता हूँ उस शिद्दत से। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि कंटेंट क्रिएशन करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कौन सी अपॉर्चुनिटी कब खुल जाए। ये कंटेंट क्रिएशन का जो दरवाजा है ना, ये सक्सेस के लिए नहीं, ये अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने के लिए। लेकिन वो एक दिन में नहीं होती है, वो एक दिन होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ब्रूटल ट्रुथ्स जानने को मिले होंगे इस Q&A सेशन से। खैर मिलता हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।